अपोजिशन के जो रहनुमा होते हैं उनको जेल में डाले रखना ये एक पिछले 30-40 सालों की रवायत रही और बहुत ही शर्मनाक किस्म की रवायत है। जरदारी साहब की ज़बान काटी गई थी जेल के अंदर ही। नवाज शरीफ साहब हार्ट पेशेंट थे और उनको पनामा का केस आया था, इकामा की बुनियाद के ऊपर उनको जेल में डाल दिया गया, फिर साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाल दिया गया। अब इमरान खान की बारी आई है तो इमरान खान के साथ भी जो कुछ किया जा रहा है वो इंतहाई नाखुशगवार तरीक़ाकार है कि उसको उसकी फैमिली मेम्बर के साथ ही ना मिलने दिया जाए। और सिर्फ ये चंद दिन की बात नहीं है, कई महीनों के ऊपर मुहित है। तो हर एक बाद वाला जो स्टेप है पहले वाले से कई गुना ज़्यादा शिद्दत से आ रहा है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो टॉप एलीट है वो इस बात के ऊपर गौर करने पे और राह अमल दुरुस्त करने पे आमादा ही नहीं है। आप पूछेंगे, सवाल करेंगे, बात करेंगे तो वो कहेंगे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने इस चीज़ की इस्लाह कर ली थी। तो भाई उन लोगों ने इस्लाह की थी तो आप पीटीआई वालों के साथ मिलकर भी इस्लाह कर लें, क्या हर्ज है? नहीं, वो वाली चीज़ अब करनी नहीं है क्योंकि अभी तक उसकी इजाज़त नहीं मिली। और ये इजाज़त मिलते मिलते वो वक्त गुजर जाएगा और दोबारा एक स्टेज आएगी कि जब नून लीग वाले जो है उसी रगड़े से दोबारा गुजर रहे होंगे या पीपल्स पार्टी वाले उस रगड़े से गुजर रहे होंगे और आज जो जेलों में हैं वो बाहर होंगे और इक़्तिदार के मज़े ले रहे होंगे। ये तरीक़ाकार जब तक हम बदलेंगे नहीं, पाकिस्तान को ये सोचें कि किसी बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएगा, बहुत ही मुश्किल बात है। कुछ 200 के करीब पर्चे बने हुए हैं इस वक्त इमरान खान के ऊपर। और माजी की जो अपोजिशन थी जब इमरान खान हुकूमत में थे, यही कुछ वो अपोजिशन के साथ करते थे। एक एक को कहते थे मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा, इनका एसी उतरवा दूंगा, पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा। तो ये हरकतें कभी अच्छी ना माजी में थी ना अब अच्छी हैं। इलेक्शन की रात के ऊपर हनीफ अब्बासी साहब ये जो पिंडी से इलेक्शन लड़ते हैं, इनके ऊपर वो एफिडीन का केस बनाकर इनको पकड़ के डाल दिया गया था। राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हीरोइन डाल के उनको उठा लिया गया था ताकि वो उसको सजाए मौत ही हो जाए, बंदा ज़िंदा ही न रहे। तो अगर ये तरीक़ाकार है, यही रवश है जो पहले भी थी और अब भी जारी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में से कोई एक बंदा भी सीखने पे तैयार है। वो भी नहीं सीख रहे जिनके ऊपर माजी में ये बीती। नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा हुकूमत गिराई गई, वो मतलब किसी पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं थी गिरी, इस्टेब्लिशमेंट ने धक्का मार के उनकी हुकूमत गिराई थी। और फिर जिस तरीके से वो जेलों में उन्होंने धक्के खाए, तो कम से कम वो सबसे पहला शख्स होने चाहिए थे जिनकी इस्लाह होती, वो अंदर से उनकी आवाज़ आती कि नहीं कुछ ऐसा करना है जिससे आइंदा के लिए सियासी रवायात दुरुस्त हो जाए। उनके अंदर भी नहीं आई ये चीज़। वो लंदन से आए तो उन्होंने कहा नहीं मेरी तो एयरपोर्ट के ऊपर मोहरें लगा के ज़मानत कराओ फिर मैं अंदर आऊँगा, वैसे नहीं आऊँगा। एक दिन पहले इश्तहार छाप दिया वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, अगले दिन शहबाज शरीफ बन गए और नवाज शरीफ की छुट्टी हो गई। तो ऐसे ही चलेगा, फिर पाकिस्तान आगे कोई बेहतरी होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज 2 स्टेटमेंट्स हैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, दिखाएगा पहले कि वो जेल इस्लाहात के हवाले से उन्होंने जो जिक्र किया क्या कह रहे हैं। It is very easy for the judiciary to point fingers at the executive or for the executive to point fingers at the judiciary. I urge every institution represented here to seriously attend to the pulse of the criminal justice system. That pulse is found in our prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. I have come to understand that the true measure of criminal justice system is not found solely in the courtroom or in judgments. We decided that we should have a 3-member committee for each province, 2 parliamentarians, 1 from the opposition, 1 from the treasury, both having served time in prison, and 1 promising young lawyer to assist them as coordinators in their visits to jails and in recommending in drafting their recommendation. Not to assign blame, but to accept shared responsibility. चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से एक सवाल है मेरा, और मुझे काफ़ी दिल था कि आज वो ये ख़ुद सवाल उठा लेते। ये दरमियान में बैठे थे जब मेहमानों के साथ, तो इनकी एक तरफ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बैठी हुई थी और एक तरफ चीफ़ मिनिस्टर केपी बैठे हुए थे। अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर उनसे ये सवाल पूछते कि पंजाब में कोई 1000 से ज़ायद लोगों की जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा आप वो बताइए किस कानून के तहत हुई हैं। सीआरपीसी रिफॉर्म्स तो आपने करनी है, लेकिन ये किस कानून के तहत एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है? तो बहुत अच्छा लगता मुझे। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से वो साथ सुहेल अफरीदी साहब बैठे थे, उनमें भी हिम्मत नहीं पड़ी, वो भी तस्करा करते और चीफ़ जस्टिस साहब भी पूछते हैं कि ये जो 6-7 महीने से इमरान खान से मुलाकातें बंद हुई हैं ये किस कानून के तहत हुई हैं? तो वो भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन ये बातें चीफ़ जस्टिस साहब ने की नहीं है। और शायद 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, आइनी तरमीम के बाद, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो माजी वाली थी। नहीं तो पंजाब से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स ये 90 की दहाई में
कुछ हुकूमतें सिर्फ इस बिना पे, इस इतराज़ पे गिराई गई थी कि पंजाब में कुछ पुलिस मुकाबलों में लोग मारे गए थे, तो सबसे पहला चार्ज उसके ऊपर यही था कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी हुई हैं। तो अब तो 1000 से ज़ायद बंदा मारा गया। दूसरा एक स्टेटमेंट है मरियम बीबी का, वो भी आपको सुनाना चाहता हूँ, दिखाइएगा। I stand before you as someone who has looked at prison walls not merely from the outside but from behind them. I have lived them, and that experience changed me forever. I understand the responsibility of state towards those in custody. Every reform, as I said, carries a memory. I witnessed or experienced myself. My youngest daughter, and I remember every time she used to walk into the meeting room, she used to leave crying. And as a mother, it was a very difficult time. My father and I were in the same prison both times. या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, जिस पे गुजरती है वही जानता है, जिस तन लागे सो तन जाने। अगर मरियम बीबी उस तजर्बे से सीख चुकी हैं, जो इनके साथ मेरे ख्याल में अनफेयर ट्रीटमेंट था, ज़्यादती हुई थी, नवाज शरीफ साहब की भी जिस तरह की हालत थी, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उनको पकड़ के डाला गया था और बिला जवाज़ डाला गया था, या तो केस इस्टेब्लिश कर लेते, पूछ लेते कि वो अपार्टमेंट्स आपने कैसे लिए हैं, बताइए, ये इल गॉटन वेल्थ थी, अपार्टमेंट्स अभी भी नवाज शरीफ के पास हैं, वो तो पकड़ लेते अगर वो केस इस्टेब्लिश कर सकते, वो नहीं इस्टेब्लिश कर सके, तो इकामा अकाउंट रिसीवेबल की बुनियाद के ऊपर एक जली केस बना के तो उसको अंदर डाल दिया। तो लेकिन अगर मरियम बीबी ने उस तकलीफ दे तजर्बे से कुछ सीखा है, तो आज इन्हें मौजूदा जो PTI की लीडरशिप के साथ जो कुछ हो रहा है कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन के साथ, या इधर इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ, उससे गुरेज करना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने उस तजर्बे से कुछ सीखा है। वो कह रही हैं कि मैंने उस कैद को अंदर से देखा है, लेकिन अंदर से देख के कुछ सीखना चाहिए, इंसान के अंदर कुछ बदलाव, कुछ तब्दीली आनी चाहिए। आज जो प्रोग्राम में दोनों हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। वीडियोज़ में हमारे साथ हैं सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, और राना सनाउल्लाह खान मशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के लिए हमारे साथ। राना साहब आपको भी खुश आमदीद, भप्पी साहब आपको भी खुश आमदीद। राना साहब, अगर मैं आप ही के केस से स्टार्ट कर लूँ, मैं बहुत दफ़ा इसका तज़किरा करता हूँ, तो कभी कोई ज़िंदगी में ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड, ये जो विक्टिमाइज़ करने के केसेस हैं ना, किसी को हम कातिल बना देते हैं, डाकू बना देते हैं, किसी को टेररिज्म के पर्चे में डाल देते हैं, आप पे 15 किलो हेरोइन डाल दी गई, हनीफ बासी पे एफिडेविट डाल दी, कभी तो हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, इस्लाह अपनी कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़े बगैर जो है वो ये मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो है वो पहले बैठना पड़ता है, और बैठ के चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है, रास्ते का तयन करना पड़ता है, और फिर जो है वो आगे बढ़ने का अमल जो है वो शुरू होता है। मैं इस बात को उस वक्त से भी और अब भी पिछले 2-2.5 साल से भी मैं तो मुसलसल ये कह रहा हूँ कि जब तक सियासतदान बैठेंगे नहीं और बैठ के वो तमाम इश्यूज़, मिसाल के तौर पे अगर कोई इलेक्शन जो है वो हमें अच्छा नहीं लगा, कोई हमारे मुखालफिन को अच्छा नहीं लगा, वो कहते हैं कि जी अब बड़ी धांधली हुई है, हम कहते हैं उस वक्त बड़ी धांधली हुई थी। तो मामला ये है कि ये इलेक्शन रूल्स को, इस अमल को किसने बेहतर करना है? पार्लियामेंट ने करना है, पॉलिटिशियंस ने करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करना है। तो सियासतदान जो है वो जब तक बैठ के इन इश्यूज़ के ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगे, उस वक्त तक उठ के चलने, आगे बढ़ने का अमल जो है वो सिर्फ सोचा जा सकता है, या आप जैसे दाना लोग जो हैं वो जिस तरह से आपने इंट्रो में सारी ही बातें की हैं, तो इस तरह से जो है वो हमें एहसास दिला सकते हैं। लेकिन ये अमल शुरू उस वक्त ही होगा जब सियासतदान जो हैं वो आपस में इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बैठ के बात करेंगे। अगर मैं ये कहता रहूँ कि मैं अपने राना साहब, लेकिन आजकल तो ये खबर चलती है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस मामले में एक नरम गोशा रखते हैं कि बातचीत से कोई मसला हल होना चाहिए, और PTI वाले भी राना साहब से बात करने पे काफ़ी आमादा नज़र आते हैं। तो कोई ऐसा कोई मौका आया कि रिसेंट डेज़ के अंदर, पिछले चंद रोज़ में, राना सनाउल्लाह साहब की कोई PTI की सीनियर लोगों में से किसी से कोई इंटरेक्शन हुआ, चाहे इनफॉर्मली हुआ हो, लेकिन रास्ता खोलने के लिए कोई बात की हो राना साहब ने? देखें, इस सिलसिले में मेरी बात तो बाद में आती है,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये चंद दिन कबल जब ये बजट इजलास हो रहा था तो चौथी मरतबा अपोजिशन को उनके बेंचेस पे जाके उनके साथ मुसाफा किया, उनका हाल अहवाल किया। बल्कि एक इशू के ऊपर उन्होंने उस दिन बात भी की। उन्होंने उसी वक्त वज़ीर ख़जाना की, मेरी और अमीर मकाम की ज़िम्मेदारी लगाई कि आप जो है वो के साथ बैठें और इसको पॉजिटिवली जो है वो हल करें। तो उन्होंने ये चौथी मरतबा अपोजिशन से कहा है कि आप तशरीफ़ लाएं।